हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई लोग आपसे बोलते हैं कि आपकी आंखें माँ जैसी है, या फिर आपके नाक आपके पिता जैसे हैं, आप तो अपने बिल्कुल पापा पे गए हो। तो लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको आपके परिवार से सिर्फ फिजिकल यानी कि बायोलॉजिकल फीचर्स नहीं मिले हैं, बल्कि इमोशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं। कई बार उनसे मिलने वाला दर्द और ट्रॉमा भी पीढ़ी दर पीढ़ी पास होते ही रहता है। अगर आपको अपने परिवार में एक अजीब सी उदासी दिखाई देती है, तो आपके परिवार में भी कोई ना कोई ट्रॉमा जरूर होगा। तो आज की जो समरी है कुछ इसी बारे में है। केवल ट्रॉमा को समझने और रिकॉग्नाइज करने के बारे में नहीं, बल्कि उसे कैसे हील किया जाए, वहां से कैसे निकला जाए, उभरा जाए, उसके बारे में भी। तो आज की बुक समरी है इट डिडंट स्टार्ट विथ यू, हाउ इनहेरिटेड फैमिली ट्रॉमा शेप्स हु वी आर एंड हाउ टू एंड द साइकिल, जिसे लिखा गया है मार्क वॉलने के द्वारा। और आज की बुक समरी में हम सीखेंगे कि हम कैसे फैमिली ट्रॉमा से डील कर सकते हैं और हम अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं। मार्क वॉलिन एक बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड लेक्चरर है। उन्होंने सफरिंग यानी कि दुख या फिर तकलीफ के बारे में लिखा है और क्लिनिक, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज में इसके बारे में बताया है। मार्क द फैमिली कंसल्टेशन के डायरेक्टर हैं। ये एक प्रोग्राम है जो लोगों के परिवार के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आने वाले फैमिली ट्रॉमा से हील होने में, उभरने में मदद करते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की यह बुक, इट डिडंट स्टार्ट विथ यू बाय मार्क वॉलन। तो कई लोगों की अलग अलग थेरेपी और दवाइयाँ लेने पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन फिर भी वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ गलत क्या हो रहा है। उनके मन में हमेशा एक उदासी और खालीपन रहता है जिसे वो समझ नहीं पाते हैं। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो हो सकता है कि आप भी फैमिली ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे। पर हाँ, ऐसा सचमुच होता है। अगर आप सालों तक भी इस चीज को नजरअंदाज करते रहेंगे या फिर इसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो ट्रॉमा खुद ब खुद खत्म नहीं हो जाएगा। आप सिर्फ तभी ट्रॉमा से बाहर आ जाएंगे जब आप उसको स्वीकार करेंगे। इस समरी में आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपने फैमिली ट्रॉमा को पहचान सकते हो, यानी कि साथ ही आप समझोगे कि किस तरह उसे ठीक भी किया जा सकता है, ताकि आपकी नई फैमिली इस सदमे का शिकार ना बने। ट्रॉमा का ये दर्दनाक साइकिल आप पे खत्म हो सकता है। तो चलिए इस डीप लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते इस पहले चैप्टर से, द वेब ऑफ फैमिली ट्रॉमा। तो जब आपके साथ कुछ ट्रॉमेटिक यानी कि दर्दनाक या भयानक होता है, तो आपका ब्रेन और आपका शरीर आपको उससे बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए वो लोग जो किसी ट्रॉमा का शिकार हुए हैं, अक्सर उस एक्सपीरियंस से जुड़ी कुछ बातों को भूल जाते हैं। जब वो इस चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं आता। जैसे कि अगर आप एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, तो आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि उस एक्सीडेंट की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए वह एक्सीडेंट की ज़्यादातर चीज़ों को आपके दिमाग से मिटा देती है। इसीलिए देखा गया तो कि कार एक्सीडेंट का शिकार हुए ज़्यादातर लोगों को उस घटना के बारे में चीज़ें याद ही नहीं रहती है। अब ये तो अच्छी बात हुई ना, किसी भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को भूल जाना बुरा कैसे हो सकता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रेंड और कार्ल जंग की राय कुछ और ही कहती है इस बारे में। उनका मानना है कि ये ब्लॉक की गई या फिर गायब की हुई जो इन्फॉर्मेशन कभी ना कभी लौट करके ज़रूर आती है। हो सकता है कि कोई इंसान गलती से उन बातों का जिक्र कर दे या फिर उसे उसी चीज़ के सदमे आने लगे। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल फॉर्म होता है इनहेरिटेड ट्रॉमा। सेल्यूलर बायोलॉजी और डेवलपमेंट साइकोलॉजी के बारे में जब इस बारे में बात की गई थी, तब रिजल्ट यही था। ट्रॉमा एक फैमिली में एक इंसान के द्वारा 3 जनरेशन तक पास होता है। प्रोफेसर रेचल यहूदा द्वारा की गई एक स्टडी में भी यही साबित हुआ था कि प्रोफेसर यहूदा ने होलोस्कोप के सर्वाइवर और उनके बच्चों के न्यूरोबायोलॉजी को एग्जामिन किया। रिजल्ट में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या फिर पीटीएसडी के बहुत अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। एक इंसान जिसे पीटीएसडी है, उसे डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर घबराहट, इंसोम्निया यानी कि नींद न आना और डरावने सपने आते हैं। जिसे भी होलोकॉस्ट सर्वाइवर ने पीटीएसडी के सिम्टम थे, प्रोफेसर यहूदा ने देखा कि ज्यादातर उनके बच्चों में भी वही सिम्टम थे। हैरानी की बात तो ये थी कि ये बच्चे होलोकॉस्ट के दौरान पैदा नहीं हुए और ना ही उन्होंने उस भयानक एक्सपीरियंस को फील किया था, लेकिन उनके माँ बाप के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए दर्दनाक वाक्य का असर जैसे उनमें ट्रांसफर हो गया था। आपकी फैमिली में जिस तरह का भी ट्रॉमा हो, उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर परिवारों में दर्द या तकलीफों के बारे में बात नहीं की जाती है,
क्योंकि लोगों को लगता है कि दर्द दिखाना कमज़ोर होने की निशानी है। लेकिन किसी को भी उस दर्दनाक चीज़ को भुला देने के लिए कहना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। यह इंसान को मेंटली बर्बाद कर सकता है और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने साथ में हुए गए ट्रॉमा को फेस कर सके और उससे बाहर भी आ सके, ताकि आपके परिवार में कोई और उसका शिकार ना बन पाए। द कोर लैंग्वेज ऑफ अप्रोच। फैमिली ट्रॉमा हर इंसान में अलग अलग तरह से सामने आता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी नानी को जंग के खौफनाक माहौल की वजह से पीटीएसडी हुआ था और ये पीटीएसडी आपकी माँ में भी पास ऑन हुआ था और वो इसकी शिकार हो गई थी। लेकिन आपकी माँ में ये अलग तरह से असर डाल सकता है। हो सकता है कि आपकी माँ हर चीज़ के लिए चिंता करती हो या फिर हमेशा आपके बारे में सोच करके परेशान रहती हो। वहीं दूसरी तरफ आप में भी पीटीएसडी आया है जो अलग तरह से असर डाल रहा है आप में। जैसे कि आपको लंबे समय से निराशा या फिर नाउम्मीदगी महसूस हो रही हो या फिर आपको डिप्रेशन हो गया हो। इन अलग अलग तरह के मैनिफेस्टेशन या फिर बिहेवियर को ऑथर मार्क कोर लैंग्वेज कहते हैं। यह इनहेरिटेड ट्रॉमा के वर्बल और नॉन वर्बल इफेक्ट्स है। चाहे एक परिवार जितनी मर्जी कोशिश कर ले वह एक ट्रॉमेटिक घटना को भूल जाए, लेकिन वह ट्रॉमा कभी न कभी वापस जरूर आ जाता है। लेकिन वो वापस किस तरह आता है, इसका जवाब जानने के लिए आपको समझना होगा कि हमारी मेमोरी किस तरीके से काम करती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी दो तरह की होती है, एक डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी का मतलब होता है कॉन्शियसली यानी कि होश के साथ में इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना और उसको याद रखना। जैसे कि स्कूलों में हम जो पढ़ते हैं वो डिक्लेरेटिव मेमोरी में जाती है। दूसरी तरफ नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी को अनकॉन्शियसली याद रखते हैं हम। जैसे कि कई सालों तक बाइक ना चलाने के बावजूद आपको याद रहता है कि बाइक किस तरीके से चलाई जा सकती है। इस तरह की मेमोरी को शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं है। आप किसी भी इंसान को बोल करके समझाने की कोशिश करिए कि बाइक कैसे चलाई जाती है, उसे वो चीज़ आसानी से समझ नहीं आएगी। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में स्टोर होकर के रह जाती है। जब आप किसी ट्रॉमेटिक इवेंट को समझाने की कोशिश करते तो आपको समझ ही नहीं आता कि उस दर्द या सदमे को कैसे शब्दों में समझाया जाए। आप बोल करके किसी को समझा ही नहीं पाते हो कि वो मेमोरी आपके लिए कितनी दर्दनाक है। इसीलिए वो मेमोरी अंदर ही अंदर दफन हो जाती है और आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसी वजह से जब आप किसी को वही कहानी से फिर से वापस सुनाने की कोशिश करते हो तो आपको उस घटना के बारे में सारी चीज़ें याद नहीं रहती। लेकिन एक ऐसी घटना जिसने आपको इमोशनली इतना दर्द पहुंचाया हो उसको भूलना भी आसान नहीं होता। इसे आप शब्दों में भी बयान नहीं कर पाते हो। लेकिन ये इमोशंस और बॉडी सेंसेशन के जरिए सामने आने लग जाती है। यह ट्रॉमेटिक मेमोरी बार बार आपके दिमाग में आने की कोशिश करेंगे और जितना आप उसे अपने दिमाग में दबाने की कोशिश करोगे उतना ही वो बार बार आपके दिमाग में वापस आएंगे। कोर लैंग्वेज अप्रोच का असली मकसद इन ट्रॉमेटिक मेमोरीज को अनकवर करना है। इससे आपको ये समझ आएगा कि वो क्या चीज़ है जो आपके और आपके परिवार को परेशान कर रहा है। यह आपके परिवार के कोर लैंग्वेज को पहचानने में हेल्प करेगा और आपके अतीत का आपके प्रेजेंट और कोई फ्यूचर पे असर नहीं कर पड़ने देगा। आप किस तरह अपनी कोर लैंग्वेज पहचानेंगे? जैसा कि बताया गया है कि आपके परिवार के वर्बल और नॉन वर्बल हिंट्स हैं। ध्यान दीजिए कि आप और आपका परिवार अपने दर्द और स्ट्रगल्स को बताने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपकी जॉब, रिलेशनशिप या फिर हेल्थ की बात आती है तो आप लोग अक्सर किस बारे में ज़्यादा बात शिकायत करते हो? यहाँ से आप अपना कोर लैंग्वेज का मैप बनाने की शुरुआत कर सकते हैं और यही मैप आपको इनहेरिटेड फैमिली ट्रॉमा को पहचानने में भी हेल्प करेगा। द कोर कंप्लेंट। कोर लैंग्वेज के मैप में जो चीज़ आपको सबसे पहले ढूंढनी है वो है कोर कंप्लेंट यानी कि शिकायत। जैसे कि आपको बताया गया है कि यहाँ पे आपको बहुत ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। जब आप इमोशनल होते हो तो आप किन शब्दों का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हो? क्या आप उन्हीं शब्दों का या सेंटेंस का बाकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए भी इस्तेमाल करते हो? इसके साथ ही अपने शरीर में हो रही सेंसेशन पर भी ध्यान दीजिए। 26 साल के कार्सन का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार कार एक्सीडेंट में मरते मरते बचने के बाद कार्सन को अक्सर पैनिक अटैक आने लगे थे। इस दौरान वो एकदम ठंडा पड़ जाता, कांपने लगता था और उसका सर घूमने लगता था। उसे डर लगता था कि वह मर जाएगा और कोई भी उसे याद नहीं रखेंगे। कार्सन को ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है और जब वो इस दुनिया से चला जाएगा तो पीछे ऐसा कुछ नहीं होगा जो लोगों को उसकी याद दिला सके। ये सुन करके इस बुक के ऑथर मार्क को लगा कि ये बहुत अजीब बात है। इतने जवान इंसान को अभी से अपने पीछे रह जाने वाली विरासत की चिंता क्यों हो गई है और कार्सन को इतना पछतावा क्यों होता है। इसीलिए मार्क ने कार्सन के परिवार में बात के बारे में जानने का पूछने की
शुरुआत की। उसके माँ-बाप की शादी सक्सेसफुल नहीं थी और उनका तलाक काफ़ी दर्दनाक था। कार्सन के पिता कार्सन को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन आखिर में केस कार्सन की माँ जीत गई और उसके पिता को कार्सन से बात करने भी नहीं दी जाती थी। इसके बाद कार्सन की माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसके सौतेले पिता ने उसे अडॉप्ट कर लिया। इसीलिए कार्सन उन्हीं का सरनेम इस्तेमाल करता था। अब जाकर के कार्सन की विरासत वाली बात का कुछ मतलब बन रहा था। मार्क को ऐसा लग रहा था जैसे कार्सन अपने पिता को मिस कर रहा है और वह उस चीज को इस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है। किसी भी पेरेंट को खो देना एक दर्दनाक एक्सपीरियंसेस होता है और इसीलिए कार्सन को भी लगता था जैसे कि उसको सब भूल जाएंगे। अपनी कोर कंप्लेंट को ढूंढने के लिए आप अपने साथ हो रही सारी प्रॉब्लम के साथ लिस्ट बनाइए या फिर अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू में हो रही दिक्कत हो सकती है उसको नोटिस करिए, चाहे फिर वो आपका रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर आपकी हेल्थ हो। दूसरी चीज, क्या आपकी सबसे बड़ी परेशानी कौन सी है उसको नोटिस करिए। चाहे आप कुछ भी ठीक करना चाहते हो, इसमें कोई बिल्कुल हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, बस लिखते जाइए कि ये प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा परेशान क्यों कर रही है। और अगर आप आइडियाज़ रिपीट करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप लिखते जाइए। जब लिखना पूरा हो जाए तो अपनी लिखी हुई लाइन्स को देखिए, उसे पूरी तरीके से ठीक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस पर नज़र डालिए। ऐसे कौन से शब्द या फेज़ है जो आपने बार बार लिखे हैं उसको देखिए, कौन से फेज़ आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करे उसको देखिए। इसके बाद लिखी हुई लाइन को ज़ोर से बोल करके पढ़िए। क्या कोई ऐसा शब्द या फेज़ है जो सबसे अलग लग रहा होगा? क्या कोई शब्द है जो आपको पढ़ने में बहुत अजीब लग रहा होगा? हो सकता है कि वो शब्द असल में आपका हो ही नहीं और आपने वो अपने परिवार के किसी मेंबर से सुना होगा। इसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इस एक्सरसाइज को बार बार कीजिए ताकि आपको पता चले कि वो कौन से शब्द और फेज है जिसका आपके ऊपर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब कोर डिस्क्रिप्टर्स के बारे में जानते हैं। कोर लैंग्वेज में दूसरा पहलू आपके बायोलॉजिकल माता पिता के बारे में है। फैमिली ट्रॉमा को पहचानने के लिए ये जानना जरूरी है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो और कैसा महसूस करते हो। सबसे पहले अपनी माँ के बारे में बताइए। जब आप छोटे थे तो वो कैसे थे? क्या वो केयरिंग थी या फिर वो स्ट्रिक्ट थी और ज़्यादा परवाह नहीं करती थी? क्या वह आपको कभी गले लगाते थे? इन सभी चीज़ों को लिख लीजिए। इसके बाद आप वह चीज़ें लिखिए जिसका दोष आप अपनी माँ को देते हैं। फिर से हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यही सेम चीज़ अपने पिता के लिए कीजिए। इसमें ज़रूरी यह है कि आप ईमानदारी से बिल्कुल सच लिखें। आपको कोई बात छुपाने या बेवजह पॉजिटिव दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप सच लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इस एक्सरसाइज को उन लोगों के लिए भी कर सकते हैं जो आपके बहुत करीब है, जैसे आपका पार्टनर या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड। अब आप अपनी लिखी हुई बातों पे नज़र डालिए। इस्तेमाल किए गए एडजेक्टिव और फ्रेज शायद आपको अपने माता पिता को लेकर के उन फीलिंग्स के बारे में बताते हैं जो कि शायद आपको पता भी नहीं होगा। अपने माइंड में आ रहे थॉट्स को लिखना बहुत हेल्पफुल रहता है। यहाँ आपको चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके सोचने से बचाता है। हो सकता है कि बड़े होते हुए आपने सीखा हो कि चीज़ों को घुमा फिरा करके प्यारे तरीके से बोलना चाहिए। बिना ज़्यादा ध्यान दिए चीज़ों को लिखने से आप उन फीलिंग्स के बारे में जान पाएंगे जिन्हें आपने कभी भूलने की या फिर छिपाने की कोशिश की है। कोड डिस्ट्रैक्टर आपको पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए हेल्प करते हैं। आप अपने लिखे हुए शब्दों में वो सभी चीज़ें याद करेंगे जो आपने बचपन में की थी। हो सकता है कि आपके लिए ये अच्छी फीलिंग लेकर के ना आए और शायद यही कारण था कि आपने उस दर्द को भुलाने की कोशिश की थी। लेकिन अतीत में भले जो मर्जी हुआ हो, आपको इन कोर डिस्ट्रैक्टर्स एक्सरसाइज की हेल्प से थोड़ा खुल करके सोचना होगा। आपको अपने पेरेंट्स के लिए लिखी गई शिकायतों के अंदर एक पैटर्न दिखाई देगा। हो सकता है कि वैसा ही आप अपने पार्टनर्स या फिर क्लोज फ्रेंड के लिए भी फील करते होंगे। याद रखिएगा कि ट्रॉमा बहुत अलग अलग तरह से सामने आ सकता है। हो सकता है कि आपने वो फीलिंग जो अपने पेरेंट्स के लिए महसूस करते थे अपने बाकी के रिलेशनशिप में भी एक्सप्रेस किया होगा। अपने शब्दों और फ्रेज के वेट को समझने की कोशिश करिए। क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके शब्दों में नेगेटिविटी भरी हुई है, या वो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, या फिर पूरी तरीके से पॉजिटिव है? ज्यादातर आपके शब्दों का भार बताता है कि आपको कितनी हीलिंग की जरूरत होगी। और हाँ, आपको ठीक होना है। आपको अपने माँ बाप के साथ में सब कुछ ठीक करना है। इसके लिए आपको उनको देखने का अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। जैसे अगर आपने अपनी माँ को बेरहम या फिर अब्यूजिव कहा है तो आपको ये जानना होगा कि ये सब बहुत ज़्यादा इमोशनली भारी है। इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका नज़रिया बदल जाएगा और शायद कुछ
समय बाद आपको अपनी माँ को अकेलेपन या फिर फ्रस्ट्रेशन के शिकार की तरह देखने लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पुरानी यादों को दबा रहे हो। इसका मतलब ये है कि अब आप आगे बढ़ने के बारे में सोच चुके हैं और अपने को खुद पे हावी होने से रोक रहे हैं। अब कोर डिस्क्रिप्टर को समझने के बाद में जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द कोर सेंटेंस। कोर लैंग्वेज में तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप्स है कोर सेंटेंस। पिछले स्टेप्स की तरह एक पेन और पेपर ले लीजिए, फिर खुद से यह सवाल पूछिए कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है, आपके साथ सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे जवाब होंगे, किसी भी जवाब को एडिट या चेंज मत करिए। याद रखिए कि आप सिर्फ डिस्कवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी आप लिखेंगे वो आपको आपके बारे में ऐसी चीजें बताएगा जो कि शायद आपको पता भी नहीं होगी। अब देखिए कि आपने क्या लिखा है और आखिरी सेंटेंस के बाद में खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, अगर ये चीज हुई फिर क्या, फिर आपके साथ क्या होगा। जैसे कि अगर आपका सबसे बड़ा डर है कि आप छोटी उम्र में ही मर जाएंगे, अगर ऐसा हुआ तो आपका परिवार अकेला रह जाएगा, इसके बारे में और गहराई से सोचने की कोशिश करिए। अगर आपका परिवार आपके बिना रहेगा तो आपको डर है कि वो आपको भूल जाएंगे। इस एक्सरसाइज में आप अपने कोर सेंटेंस ढूंढ चुके हैं जो कि आपका परिवार आपको भूल जाएगा। आपके कोर सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो आपको बताए कि आप कैसे इंसान हो और आप उस सेंटेंस के साथ में रिलेट कर सको। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आपका सबसे बड़ा डर है कि आप जिंदगी में अकेले रह जाओगे और आपका कोई दोस्त या पार्टनर नहीं होगा। अगर आप अकेले रहेंगे तो आप अकेलापन और दुखी महसूस करेंगे। इस सेंटेंस को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और इसके अलग अलग मतलब ढूंढिए। आखिर में आप अपने कोर सेंटेंस का पता लगा ही लेंगे। आपको उस सेंटेंस को बोलते समय अलग सा महसूस होगा। आप चिंतित या नर्वस फील करोगे। आपका जो कोर सेंटेंस हो सकता है कि आपको डर है कि आपको सब छोड़ देंगे। और द कोर सेंटेंस तक पहुंचने के बाद में आप जानते हैं द कोर ट्रॉमा। अब जब आपको कोर लैंग्वेज के सभी कंपोनेंट्स मिल चुके तो अब समय है उन सबको इकट्ठे जोड़ने का। आपके कोर कंप्लेंट, कोर डिस्क्रिप्टर्स और कोर सेंटेंस आपको अपने फैमिली ट्रॉमा तक लेकर के जाएंगे। आपका कोर ट्रॉमा दो तरीके से पता लगाया जा सकता है, या तो एक ब्रीजिंग सवाल के द्वारा या फिर एक फैमिली ट्री की मदद से। ब्रीजिंग क्वेश्चन आपको यह समझने में हेल्प करेगा कि आपके पास्ट का आपके प्रेजेंट पर क्या असर पड़ रहा है। आपके कोर सेंटेंस के पीछे आपके परिवार में से कोई एक इंसान का हाथ होता है। जरूरी नहीं कि वो आपके पेरेंट्स ही हो सकता है कि वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आंटी या अंकल भी हो सकते हैं, लेकिन उनका ट्रॉमा इतना गहरा या दर्द भरा होता है कि परिवार का हर मेंबर उसे महसूस कर पाता है। अपने फैमिली ट्रॉमा के ऑनर के बारे में पता लगाने के लिए आपको अपने सबसे बड़े डर को एक सवाल में बदलना होगा। जैसे कि आपको अपने खुद के बच्चों के होने का डर लगता है। आपको लगता है कि शायद आप उन्हें चोट पहुंचा देंगे। इस डर के लिए बहुत अलग अलग तरह के ब्रीजिंग क्वेश्चंस है। जैसे कि आपके परिवार में वो कौन सा मेंबर है जो एक बच्चे को सुरक्षित न रख पाने की वजह से खुद को दोष देता है। क्या आपके परिवार में ऐसा कोई है जो खुद को एक बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार समझते हैं, या फिर कोई ऐसा है जिसने अनजाने में किसी बच्चे को चोट पहुंचाई है। ये सवाल आपको अपने डर की जड़ तक में पहुंच ले जाएगा। ज्यादातर केस में लोग डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। परिवारों में ऐसे दर्दनाक घटनाओं के बारे में बात नहीं की जाती, और अगर आप उस घटनाओं के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं तो शायद आपको चुप करा दिए देंगे। लेकिन अगर आप पता नहीं भी लगा पाए कि वो इंसान कौन था, तब भी आपके लिए कोड लैंग्वेज मैप काफी होगा। वह आपको बता देगा कि आपका फैमिली ट्रॉमा क्या है। चलिए लीजा का केस सुनते हैं। वो जानती है कि वो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव माँ है। उसका कोर सेंटेंस है, उसे डर है कि उसके तीनों बच्चे मर जाएंगे। जहाँ हर माँ के दिल में कहीं ना कहीं डर होता ही है, लीसा का डर बहुत ज्यादा गहरा है और इसीलिए उसने अपने परिवार के कोर ड्रामा के बारे में पता लगाने के लिए ब्रिजिंग क्वेश्चन का सवाल किया। लीजा के ब्रिजिंग सवाल थे, उसकी फैमिली में कौन ऐसा था जिसके बच्चे की मौत हो गई थी। क्या उसके परिवार में ऐसा भी कोई था जो अपने बच्चे को सुरक्षित नहीं रख पाया था। लीजा की माँ अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में कुछ बताती नहीं थी, लेकिन लीजा ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कहानी के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान ली थी। उसके ग्रैंड पेरेंट्स यूक्रेन से थे और वो अमेरिका आ गए थे। वो यूक्रेन में अलहाल होने वाली भुखमरी से बचना चाहते थे। लीजा की माँ उनकी सबसे छोटी बेटी थी। हालांकि उन्होंने लीजा को कभी बताया नहीं था, लेकिन लीजा की माँ को लगता था कि अमेरिका आते समय उसका एक भाई या बहन मर गया था। इस आधी इंफॉर्मेशन ने लीजा के डर को काफी कमजोर कर दिया था। वो अपने बच्चों की मौत को लेकर कितनी ज्यादा परेशान होती थी, क्योंकि उसकी फैमिली को इसी चीज का ट्रॉमा था। ये चीज जानने के बाद लीजा अपने डर पर अच्छे से काबू पा सकी।
वह उनकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए अब अपने बच्चों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए ज़्यादा फोकस करने लगे। फैमिली ट्रॉमा के बारे में पता लगाने का एक और तरीका है फैमिली ट्री। आप अपने परदादा परदादी परनाना परनानी से स्टार्ट कर सकते हो। इसे और भी आसान बनाने के लिए सिंबल का इस्तेमाल करिए, जैसे कि किस किस की शादी किस किस से हुई थी। इस चीज का पता लगाने के लिए एक लाइन ड्रॉ करिए। आप मर्दों को स्क्वायर से या औरतों को सर्कल से दिखा सकते हैं। इसके बाद सर्कल और स्क्वायर के नीचे आप उस इंसान की परेशानी लिखिए, जैसे कि किसकी मौत छोटी उम्र में हो गई तो कौन परिवार से दूर रहता था, क्या कोई ऐसा था जिसका बच्चा होने वाला था। ट्रॉमा किसी भी तरह का हो सकता है, तो आपको हर इंसान के हर एंगल को बारीकी से देखना होगा। आप हर फैमिली मेंबर के फिजिकल मेंटल और इमोशनल पहलुओं को ध्यान में रखिए। उसके बाद अपने फैमिली ट्री के बिल्कुल ऊपर अपना कोर सेंटेंस लिखिए। आपके परिवार में कौन सा ऐसा इंसान है इससे सबसे ज्यादा रिलेट करता है। शायद किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ और जिसका आज आपको डर लगता है। जो अपने फैमिली के कोर ट्रॉमा को समझने के बाद में चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर में, फ्रॉम इनसाइट टू इंटीग्रेशन। अब आपको पता है कि आपके कोर लैंग्वेज मैप के कंपोनेंट क्या क्या है। आपको इस चीज का भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया कि आपका परिवार कौन से ट्रॉमा से गुजर रहा है। अब समय है कि आपको उस ट्रॉमा के साथ में डील करना है। और ये डील कैसे करेंगे? अब वापस अपने कोर लैंग्वेज पे जाइए, जो आपके अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर इमोशंस जगाती है उसको लिख लीजिए और अपनी जिंदगी के ऐसे इवेंट्स को लिखिए जो कि उससे कनेक्टेड हो। जैसे कि आपके कोर लैंग्वेज है जिंदगी में सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। वो कौन सी यादें हैं जिसके कारण आप अकेलापन महसूस करते हो? भले ही वो याद जितनी मर्जी अनइम्पोर्टेंट हो उसको जरूर लिखिए। उसके बाद उन एक्सपीरियंस को याद करने की कोशिश करिए जो आपके परिवार में किसी के चले जाने के या फिर किसी से नाता तोड़ देने पर है। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसे आप फैमिली फंक्शन में बुलाना नहीं चाहते हो? क्या कोई ऐसा है जिसका तलाक हो गया है या कोई बहुत छोटी उम्र में मर गया है? इन सभी चीजों को एक जगह लिख लीजिए। उसके बाद जब आप अपने और अपने परिवार के एक्सपीरियंसेस पढ़ रहे होंगे तो ध्यान दीजिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। क्या आपके दिल की धड़कनें बढ़ गई है? क्या आपके हथेलियों पर पसीना आ गया है? इन सब फीलिंग्स को देख लीजिए, नोटिस करिए, अपने दिल पे हाथ रखिए। उसके बाद खुद से और अपने परिवार के उन सभी लोगों से जो बिल्कुल आप जैसी ही तकलीफ से गुजर रहे हैं, वादा करिए कि आपके साथ जो दुर्घटना हुई थी उससे आप कोई बुरी चीज नहीं बल्कि अच्छी चीज सीख करके आगे बढ़ रहे होंगे। ये वादा कीजिए कि अब से आप अपनी जिंदगी को खुशी से जिएंगे और अपने अतीत को पीछे छोड़ देंगे। अपने दिमाग में और उस इंसान से बात कर सकते हैं जिसकी वजह से ये फैमिली का ट्रॉमा शुरू हुआ था। आप इस ट्रॉमा से आए हुए एक्सपीरियंस को स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए, लेकिन उस इंसान को भी बताइए कि आप अभी भी उस ट्रॉमा से उभरने और हील होने की पूरी कोशिश कर रहे हो। आप खुद पर काम करके और इस ट्रॉमा को अपने ऊपर हावी होने से रोक करके उस इंसान को सम्मान दे रहे हो। और सॉल्यूशन को समझने के साथ ही हम पहुंच गए इस समरी के कंक्लूजन पर। तो मुद्दा मामला ऐसा है, इस कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले हमने सीखा कि किसी ट्रॉमा को नजरअंदाज करने से सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे पर भी इसका असर होता है। ट्रॉमा परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही रहता है और उसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। दूसरी चीज हमने सीखा कि अपने फैमिली ट्रॉमा से हील करने का एक अच्छा तरीका है कोर लैंग्वेज अप्रोच। ये जब आपके परिवार के लोग कोई गहरी भावना महसूस करते हैं तो इस अप्रोच की मदद से आप उनके वर्बल और नॉन वर्बल हिंट्स को नोट कर सकते हैं। और जब बात आती है आपके रिएक्शन की तो ज्यादातर आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। तीसरा है आपने कोर लैंग्वेज अप्रोच के कंपोनेंट के बारे में जाना, जो है कोर कंप्लेंट डिस्क्रिप्टर सेंटेंस और ट्रॉमा। और ये सब हमको हमारे फैमिली ट्रॉमा को जानने के लिए हेल्प करता है। साथ ही हमको ये बताता है कि हमारी फैमिली ट्रॉमा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। चौथी चीज हमने ये सीखी कि हम फैमिली ट्रॉमा से हील कैसे हो सकते हैं। हीलिंग सेंटेंस हमको फैमिली ट्रॉमा से बाहर निकालने में हेल्प करती है। इसकी मदद से आप अपने एक्सपीरियंस किए हुए सारे दर्द को स्वीकार करेंगे और उसको पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। इससे आप अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट या फिर अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने से रोक लेते हो। हर परिवार में अपनी अपनी परेशानियां होती है, लेकिन कोर लैंग्वेज अप्रोच की मदद से आप अपने परिवार को हील होने में मदद कर सकते हो।
खुद को हील करना डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। खुद को हील करके आप अपने साथ साथ अपने परिवार के उन लोगों की भी मदद करते हैं जो चुपचाप इस ट्रॉमा की मदद से घुट घुट करके जी रहे होंगे। हीलिंग में कुछ वक्त तो जरूर लगेगा, लेकिन ये आपकी जिंदगी में सुकून और आजादी लेकर के आएगा। कुछ ही समय में आपका अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आने वाले कल को लेकर के आपके दिल में चाहत होगी, उम्मीद होगी और डर का नामो निशान तक नहीं होगा। और इसी मोड़ पे ये बहुत गहरी समझाई हुई समरी यहीं पे समाप्त होती है। मनचाही उदासी, अनचाहा डर और किसी खास सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट करना, ये सब फैमिली ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। यूं तो इस समरी में मार्क वॉलन ने अपने फैमिली ट्रॉमा को रिकॉग्नाइज करने के लिए, समझने के लिए, उसको हील करने के एक सही सॉल्यूशन बताया है। ये भी जरूरी है कि जब आप उन्हें इम्प्लीमेंट करें तो आप उन्हें एक्यूरेसी के साथ ही करें, उसे सीक्वेंस में करें जो सीक्वेंस में हमने यहाँ पे पढ़ा है, सुना है, समझा है। तो आप अगर इस समरी को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहते हैं तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको पूरी अटेंशन के साथ में करिए, तभी ये आप पे काम करेगा। पॉइंट वाइज तो ये उम्मीद करती हूँ कि ये ऑडियो बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन पे आपके फीडबैक के द्वारा आप यहाँ पे कैसी लगी आपको ये समरी वो बता सकते हैं, या फिर अगली समरी आपको कोई सुननी है तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।